नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर। आज की तारीख है 24 जुलाई और देखिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी का बनता है उस स्ट्रैटेजी को भी आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित है कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स में उसमें आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर जो है आप उन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। और भी प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है आचार्य स्टडी हब। तो चलिए देर न करते आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों को करने के बाद आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी। कुछ जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में मालूम चलेगा, कुछ आपको यूनेस्को के बारे में मालूम चलेगा कि जो हमारी विश्व विरासत स्थल है उसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। कौन सी योजना है? डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो सबसे पहले इस योजना के बारे में बताओ कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए इस योजना का उद्देश्य है कि आजकल सरकार के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बहुत ही ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दी जाए। लेकिन आपको पता होगा कि आज भी भारत देश के अंदर जो है बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, न कि लैपटॉप की सुविधा है, न कंप्यूटर की सुविधा है, क्योंकि वो क्या है, गरीब बच्चे हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास ना एंड्रॉइड फोन की सुविधा नहीं है, तो एक सरकार, इसका नाम मैं बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश ने कहा है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एक योजना लेकर आई है जिसका नाम है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। मतलब इसमें होगा कि इस योजना के तहत जो अमीर लोग हैं जिनके पास पुराने एंड्रॉइड फोन रखे गए हैं या जो नया एंड्रॉइड फोन देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो योजना, इसके तहत वो लोगों को क्या कर सकते हैं, गरीब बच्चों को एंड्रॉइड फोन दे सकते हैं और जिससे वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी मुहिम है गरीब बच्चों के लिए। अब बात जब हिमाचल प्रदेश की आई तो हिमाचल प्रदेश के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री हैं। जयराम ठाकुर क्या है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल कितने जिले हैं? तो 12 जिले हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल होती है। एक कैपिटल है जो समर में कैपिटल बनती है जिसका नाम है शिमला, और एक कैपिटल जो है शीतकालीन समय में बनती है, मतलब विंटर सीजन में बनती है, जिसका नाम है धर्मशाला। ये तो कुछ बातें हो गई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश कुछ और कारणों से अभी बहुत फेमस रहा। पहला प्रश्न यहाँ बनता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बनेगा क्या, कि भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश जहां पर लगभग 100% घरों में एलपीजी की सुविधा है। तो याद रखिए पहला राज्य बना कौन? हिमाचल प्रदेश, जहां पर 100% एलपीजी सभी के घरों में है। दूसरा, भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की, मतलब जो वहां का कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे से चलती है, ई कैबिनेट है। तो मैंने दोनों पॉइंट यहाँ लिख देता हूं। तो एक है ई कैबिनेट वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, और दूसरा 100% एलपीजी सुविधा हर घरों में है हिमाचल प्रदेश में। और एक और सबसे अच्छी बात, कल मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में कुछ बातें बताई थी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, अजय वॉरियर्स होती है, इंद्रधनुष होती है, कोंकण करके होती है। तो एक एक्सरसाइज है व्रज प्रहार, और ये व्रज प्रहार जो होती है एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती है। ये भी कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है।
तो ये कुछ बातें हो गई हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, हिमाचल प्रदेश से स्टैटिक जीके। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, उनको यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप प्रोजेक्ट या परियोजना के तहत शामिल किया है। देखिए, इसके आंसर बताने से पहले यहाँ पर एक बात आती है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, तो पहले तो जान लीजिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का मतलब होता है, यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशन, यहां मैं लिखता हूं यूनाइटेड नेशन। ई से होता है एजुकेशनल, एस से होता है साइंटिफिक, मैं बोलता हूं आप लिखते रहिएगा। सी से होता है कल्चरल, और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मतलब कि यूएनओ का ही एक पार्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पार्ट है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो ये भी जान लीजिए कि यूनेस्को की भी स्थापना 1945 को हुई थी। एक बात आपको पता चली। और कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। इसके हेड की बात करें तो इस समय इसके हेड जो है आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले इसके हेड है। इसके हेड ऑफिस कहां पर है, तो पेरिस के अंदर इसका हेड ऑफिस है। पेरिस के अंदर इसका हेड ऑफिस है। तो अब बात ये करें कि आखिर यूनेस्को करता क्या, तो नाम से देखिए एजुकेशनल लिखा हुआ है, साइंटिफिक लिखा हुआ है, कल्चरल लिखा हुआ है। मतलब कि पूरे विश्व के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। अब शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एजुकेशनल, शिक्षा को बढ़ावा देगा, शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होंगे उस सारे कार्यक्रमों को संचालित करेगा। दूसरा साइंटिफिक, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक जो कहते हैं, बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक पढ़ने की जो भावना है या वैज्ञानिक की संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसको ये करवाएगा। कल्चर, जो यहाँ की संस्कृति है उस संस्कृति को सुरक्षित रखने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है, यूनेस्को करता है। चलिए अब बात करते हैं कि यूनेस्को ये सारे काम किया। यूनेस्को की कहानी अगर देखें तो बात उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 से लेकर और 1945 तक का जो समय द्वितीय विश्व युद्ध का था, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी टाइम पीरियड में 1942 के अंदर 1942 में उस समय के जो यूरोपीय राष्ट्र होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के कुछ मेंबर्स आपस में बैठ करके मीटिंग करते हैं। और मेंबर्स मतलब कौन, वहां के जो विदेश मंत्री होते हैं। और क्या बोला जाता है उस मीटिंग को, कैम बोला जाता है। कैम का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सिंपल सी बात। कैंप की मीटिंग मतलब विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है। कब होती है, 1942 में, युद्ध के टाइम पीरियड में, अभी चल ही रहा है, उसी समय ये मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि हमें जो है, हमें संस्कृति को बढ़ावा देना है, हमें विज्ञान को बढ़ावा देना है, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है। क्योंकि विश्व युद्ध के बाद कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की मीटिंग होती है कैंप 1942 को। और उसके बाद 1945 में क्या होता है, यूनेस्को स्टैब्लिश हो जाता है। यूनेस्को के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की बात करें अगर हम, तो उसका एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है जो कल्चर से रिलेटेड होता है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, या कह सकते हैं कि जो हमारी धरोहर होती है उस धरोहर को बचाने के लिए। आपने सुना होगा विश्व विरासत स्थल होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल क्या होता है, इसका मतलब कि जो हमारे पुराने परदादा बाबा दादा के द्वारा या उसके भी पहले बहुत पुरानी पीढ़ियों के द्वारा जो भी इमारतें बनाई गई थी, या जो भी कल्चर से जो भी संस्कृति बनाई गई थी, उस संस्कृति को बचाना है। ठीक है, तो उसी संस्कृति को बचाने के लिए यूनेस्को प्रोग्राम लेकर आया। और इसे बोलते क्या है, कौन सा प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल बनाने की बात हुई। मतलब इसमें क्या होता था, जैसे हमारे ताजमहल है,
तो ताजमहल हमें गंदा नहीं करना चाहिए, ताजमहल की दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, मंदिर हैं, ठीक है, इन सभी को हमें संरक्षित करना चाहिए, ठीक है, उसे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उन्हीं को बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 1972 के अंदर मीटिंग हुई और 1975 में इससे संबंधित नियमों को अप्लाई कर दिया गया। तो सारे विश्व के अंदर जो है, विश्व जो भी हेरिटेज साइट होती है, उन हेरिटेज साइट को संरक्षण करने का कार्य कौन करता है? यूनेस्को करता है। तो भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत के अंदर विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो आप बताएंगे कि भारत के अंदर जो टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं। अब जो 38 विश्व विरासत स्थल हैं वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं सांस्कृतिक और एक होते हैं मिक्स। लिखते रहिएगा आप। प्राकृतिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, मिक्स होते हैं। प्राकृतिक कितने हैं? 7। सांस्कृतिक कितने हैं? 30 और मिक्स कितने हैं? एक मिक्स वाला जो है वो क्या, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो भी हमारे विश्व विरासत स्थल है। और उसमें दोनों है, मतलब प्राकृतिक रूप से भी हमारे लिए जरूरी है और सांस्कृतिक रूप से लिए हमारे लिए जरूरी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके थे बताया मैंने। अब मध्य प्रदेश के 2 जिलों की बात कर ले तो एक है ओरछा और एक है ग्वालियर। ठीक है, इनको क्या किया, यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप के परियोजना के अंतर्गत लाया है। अभी परियोजना क्या है, मतलब इस परियोजना के अंतर्गत यही किया जाएगा कि एक और बात बताऊं कि दक्षिण एशिया के लगभग 8 शहर जो हैं इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। 7वें 8वें नंबर की यही हैं, ओरछा और ग्वालियर। 2 और कौन से हैं? वाराणसी और अजमेर। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, वाराणसी और अजमेर जो है इस प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। अब कहने का मतलब कि जो इस प्रोजेक्ट के तहत आएगा वहां पर होगा क्या? वहां पर होगा यही कि जो वहां की संस्कृति को बचाते हुए, वहां की संस्कृति को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, वहां की जो विरासत स्थलें उन्हें बचाने का प्रयास किया जाएगा और उन विरासत स्थलों को, उन संस्कृति को बचाने का कार्य और उस तरीके से उस शहर को विकसित करने का कार्य कौन करेगा? यूनेस्को करेगा। मतलब शहर की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आ गई? यूनेस्को के अंतर्गत आ गई। ठीक है, और इससे होगा क्या, निश्चित है कि जब ये चीज होगी तो किसको बढ़ावा मिलेगा? टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। 3D है, मतलब 3 डायमेंशन आपको दिखाई देगा। तो स्टील ब्रिज बनाया है नीदरलैंड के अंदर। किसके अंदर? नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम उसे बना है, एम्स्टर्डम के अंदर बनाया गया है। आपको पता होगा कि नीदरलैंड के अंदर जो है एक और चीज है, वो ये है कहां पर? तो यूके के अंदर पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज। कहने मतलब क्या है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप के अंदर पड़ता है। कौन? नीदरलैंड। नीदरलैंड के हेग में ही क्या है? आईसीजे का मुख्यालय है, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संघ न्यायालय है। ठीक है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर। और उस समय हेड कौन है वहां पर? जो भारत के आईसीजे के अंदर कितने लोग होते हैं, कितने लॉयर्स होते हैं, कितने वकीलों का होता है? वो 15 इसके अंदर जज होते हैं। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन है उसमें? दलबीर सिंह। तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी, हर साल जो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन होता है उसमें, इस शिखर सम्मेलन में तमाम देशों से बहुत सारे जो बुद्धिशाली व्यक्ति जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं, उस विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन उन्हें बुलाया जाता है। वो आते हैं, अपने विचार रखते हैं। उस विचार से क्या होता है? उनका प्रयास यही होता है किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से हम वैज्ञानिक तकनीकी से शिक्षा दें और किस तरीके से समाज के अंदर जो एक सामुदायिकता, एक सामंजस्य की भावना का विकास हो। इन सब सारी चीजों पर चर्चा किया जाता है। तो इसी तरह शिखर सम्मेलन हुआ और कहाँ पर हुआ? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है कि AIFF ने मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 किसे नियुक्त किया है?
तो होता क्या है कि फुटबॉल आपको बताइए कि गेम है, और फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1937। ठीक है, और इसे हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन या कह सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एस्टैब्लिश हुआ 1937 में, हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये इसके द्वारा जो हर साल जो है जो फुटबॉल में क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करता है खिलाड़ी, उसे अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड दिया गया फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का, किसे दिया गया है ये आपको बताना है। एक और अवार्ड इसके द्वारा दिया जाता है, मैं लिख देता हूं, इमर्जिंग मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इमर्जिंग मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर दिया जाता है, और फिर मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो जो मेंस फुटबॉलर्स ये मिला है संदीप छिंगल को, और इमर्जिंग मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर मिला है सुरेश को। तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।